नमस्ते डियर स्टूडेंट्स। हम चैप्टर 4 इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल, और डाई इलेक्ट्रिक मटेरियल दो टाइप का होता है, एक पोलर डाई इलेक्ट्रिक और दूसरा नॉन पोलर डाई इलेक्ट्रिक। और मैंने देखा था कि पोलर डाई इलेक्ट्रिक है उसके प्रत्येक मॉलिक्यूल का एक डाइपोल मोमेंट होगा, पर इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो। व्हाई? बिकॉज ऑल द डाइपोल्स आर disturbed and their electric dipole moment are different direction and their vector sum is zero। ठीक, when external electric field is applied, then torque applied on electric dipole and they are rotated in the direction of external electric field। ठीक है, अर्थात जो मटेरियल है, पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, उस पर जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो जो आपके मॉलिक्यूल हैं, जो डाइपोल हैं, उन पर आपका टॉर्क लगेगा और रोटेट होकर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में आ जाएंगे। इस तरह से उस मटेरियल का एक नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो डाइपोल मोमेंट नहीं है, नेट नहीं है। और इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होगा। ठीक इसी तरह से जो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक हैं, ठीक, तो ये इनके मॉलिक्यूल डाइपोल होते ही नहीं है। अतः इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देयर नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज जीरो व्हेन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड ऑन नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, देन देयर मॉलिक्यूल आर पोलराइज्ड। ड्यू टू दिस a net electric dipole moment is induced in the direction of external electric field। तो इस इनमें भी एक इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होगा। तो दोनों ही, चाहे पोलर हो चाहे नॉन पोलर, इन पर जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं तो इनमें डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होता है। ठीक, तो इसको हम कहते हैं पोलराइजेशन। कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इनके अंदर एक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है। इसको क्या कहते हैं? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। तो क्या है आपका? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। प्रोसेस ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इन डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस इज कॉल्ड पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अर्थात डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इंड्यूस्ड होने को क्या बोलेंगे? पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। अब आपका है लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। देखिए, ये वो डाइलेक्ट्रिक होते हैं जिनमें आपका पोलराइजेशन है वो अप्लाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा तो आपका पोलराइजेशन उसी रेशो में ज़्यादा होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड कम है तो पोलराइजेशन कम होगा, और पोलराइजेशन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होगा। तो ऐसे जो मटेरियल होते हैं, ऐसे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल होते हैं, उन्हें बोलते हैं लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। क्या? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक, तो क्या है? लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, द मटेरियल फॉर विच इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट इज प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड आर नॉन एज लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। ठीक है, अर्थात जो इंडिविजुअल डाइपोल है वो आपके एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो और उसी की डायरेक्शन में हो। तो ऐसे जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उन्हें आइसोट्रोपिक लीनियर डाइलेक्ट्रिक मटेरियल कहते हैं। अब है आपका पोलराइजेशन वेक्टर या पोलराइजेशन वेक्टर P। जो हमने देखा
कि जब किसी भी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखोगे तो उसमें इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पैदा होगा या डाइपोल मोमेंट इंड्यूस होगा। तो इसके यूनिट वॉल्यूम में कितना इंड्यूस हो गया उसको बोलते हैं पोलराइजेशन वेक्टर। ठीक, यूनिट वॉल्यूम में जितना डाइपोल मोमेंट इंड्यूस हो जाता है अर्थात इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। समझ में आ गया? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर। इसे कैपिटल P वेक्टर से लिखेंगे। डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम प्रोड्यूस्ड या इंड्यूस्ड बाय एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज नोन एज पोलराइजेशन वेक्टर ऑफ मटेरियल। देखो बच्चों, हमने आज पढ़ रहे थे पोलराइजेशन वेक्टर कैपिटल P वेक्टर। क्या होता है P वेक्टर? इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम इन डाइलेक्ट्रिक मटेरियल इज कॉल्ड पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर। और जो आपके अभी हमने बैटल का नाम पढ़ा था लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। कौन सा? फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मीडियम पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर प्रोपोर्शनल E वेक्टर। इसके लिए फॉर लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। और जब जब प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट इक्वल बदलेगा तो एक कांस्टेंट आएगा P वेक्टर इज इक्वल टू काई E वेक्टर। इसको पढ़ेंगे काई E। ठीक, ये रिलेशन तब होगा जब हम गाउसियन सिस्टम को करेंगे। कई बुक्स में आपको ये भी मिलेगा, आपकी बुक्स में यही मिलेगा। कई बुक्स में इसको ये भी मिलेगा एप्सिलॉन नॉट काई E वेक्टर। ऐसे हो सकता है ऐसे, लेकिन हम ऐसे लिख रहे हैं क्योंकि किस सिस्टम में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू अलग होगी, वो बात हम किसी की बात कर रहे हैं। ये हो गया। यहाँ पर जो काई E है इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। क्या है ये? इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी। Chi E is the proportionality constant which called electrical susceptibility of material and its measure the polarity of material। ये मेटेरियल की पोलरिटी को मेजर करती है। इसका अर्थ क्या है कि सपोज करो हमारे पास दो मटेरियल है A एंड B और दोनों पर सेम मैग्नीट्यूड का इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएं तो यदि A मटेरियल ज़्यादा पोलराइज्ड हो गया और B कम हुआ तो हम ये कहेंगे कि A की इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा है B मटेरियल की तुलना में। तो जो आपकी इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी है वो किसको मेजर करती है? पोलरिटी ऑफ आपकी पोलरिटी ऑफ मटेरियल। और यह एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। ठीक, तो ये आपका हो गया काई। अब हमारा जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। देखिए, कैपेसिटी का मतलब होता है जैसे उदाहरण के लिए हमारे पास कोई कंटेनर है और उसमें 2 लीटर वाटर आता है तो हम कहेंगे उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है। तो कोई कंडक्टर कितना चार्ज को ले सकता है या उसके अंदर कितना चार्ज भरा जा सकता है वो उसकी कैपेसिटी कहलाती है या उसकी कैपेसिटेंस कहते हैं। ठीक, जिस प्रकार किसी भी कंटेनर को की कैपेसिटी सपोज करो 2 लीटर है तो 2 लीटर से ज़्यादा उसमें पानी भरेंगे तो पानी क्या होगा? बाहर फैलेगा। ठीक उसी तरह से जब किसी कंडक्टर को उसकी कैपेसिटी से ज़्यादा चार्ज देंगे तो उसमें स्पार्किंग के द्वारा चार्ज का क्या होगा? विसर्जन होगा या डिस्चार्जिंग होने लग जाएगी। ठीक, अब देखिए यदि किसी भी कंडक्टर को हम चार्ज देंगे तो चार्ज का लेवल बढ़ेगा और इस चार्ज के लेवल को क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अर्थात उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट होगा। तो यदि किसी कैपेसिटर को हम Q चार्ज दें और उसके कारण उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट कितना हो जाए? Q। तो ज़्यादा चार्ज देंगे तो ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा, कम चार्ज देंगे तो कम इंक्रीमेंट होगा। अर्थात किसी भी कंडक्टर को
दिया गया चार्ज Q उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट के प्रोपोर्शनल होता है, और Q इज इक्वल टू CV, where C is the proportionality constant and called electrical capacitance of conductor। ये क्या है आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। अब लिखेंगे द चार्ज गिवन टू ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंक्रीमेंट इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ कंडक्टर, देयरफॉर Q प्रोपोर्शनल V और Q इज इक्वल टू CV, वेयर C इज प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। सो वी कैन राइट एज C is equal to Q upon V। तो कैसे डिफाइन करें C को? The ratio of charge given to a conductor with increment in potential of conductor is called electrical capacitance of conductor। तो C is equal to Q upon V, ये आपका इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है कंडक्टर का। ठीक, तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। उसके बाद देखिए Q प्रोपोर्शनल V, तो यदि Q और V में हम ग्राफ प्लॉट करें, यहाँ ले लें Q और यहाँ क्या ले लें V, तो चूंकि Q प्रोपोर्शनल V तो ग्राफ आपकी एक स्ट्रेट लाइन आएगी। यदि ये एंगल थीटा हो तो देखो, यदि यहाँ पर दो पॉइंट ले लें, इस तरह ट्रायंगल बना लें, इसका स्लोप निकालें, तो ये थीटा आपकी क्या होगी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल हो गए, ये आपका Q हो जाएगा। ये यदि ये आपका चार्ज दें तो इतना पोटेंशियल इंक्रीमेंट होगा, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V। तो स्लोप ऑफ QV ग्राफ इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा Q अपॉन V इज इक्वल टू C। तो Q और V के ग्राफ का जो स्लोप होता है वो किसको बताता है? इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। लेकिन ध्यान रखो, यदि V और Q में ग्राफ हो, उस कंडीशन में जो स्लोप है ये 1/c को डिनोट करेगा। ठीक, तो स्लोप के द्वारा भी हम कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं। अब जो आपकी कंडक्टर की इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस है वो किस पे डिपेंड करती है? वो डिपेंड करती है साइज एंड शेप ऑफ कंडक्टर। यदि साइज बड़ी होगी तो कंडक्टर की कैपेसिटी या कैपेसिटेंस भी अधिक होगी। सेकंड, द अनदर कंडक्टर प्लेस्ड नियर द कंडक्टर, यदि कंडक्टर के नियर में कोई और दूसरा कंडक्टर रख दें तो जो फर्स्ट कंडक्टर है उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो प्रेजेंस ऑफ अनदर कंडक्टर नियर दिस कंडक्टर एंड मीडियम अराउंड द कंडक्टर, यदि कोई कंडक्टर आपका वैक्यूम में है, उसकी कैपेसिटी C है, अब उसके चारों तरफ यदि एप्सिलॉन R डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला मटेरियल रख दें तो उसकी इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस एप्सिलॉन R टाइम इंक्रीज हो जाएगी। अर्थात वैक्यूम में यदि उसकी C है तो मीडियम में क्या हो जाएगी एप्सिलॉन R C। तो मीडियम पर डिपेंड करती है, और आपके कंडक्टर के नियर दूसरा कंडक्टर लें उस पर डिपेंड करती है, और कंडक्टर की शेप और साइज पर डिपेंड करती है। किस पर डिपेंड नहीं करेगी? Q पर और V पर डिपेंड नहीं करेगी। फॉर्मूले में है लेकिन इस पर डिपेंड नहीं करेगी, क्योंकि यदि Q में इंक्रीमेंट करेंगे तो V में इंक्रीमेंट होगा। Q डबल करो V डबल हो जाएगा, Q ट्रिपल करो V ट्रिपल हो जाएगा, C चेंज नहीं होगा। तो इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस कंडक्टर को दिए गए चार्ज और उसके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में इंक्रीमेंट पे डिपेंड नहीं करेगा। किस पर डिपेंड करेगा? उसकी शेप और साइज पर, उसके निकट किसी अन्य कंडक्टर पर, और उसके चारों ओर के मीडियम पर। अब पढ़ेंगे बस की SI यूनिट एंड इसका डायमेंशन फॉर्मूला। नेक्स्ट है बच्चों SI यूनिट एंड डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, इसलिए SI यूनिट ऑफ C इज इक्वल टू चार्ज क्या होगी कूलम ऑन वोल्ट। चार्ज का SI यूनिट कूलम और पोटेंशियल का वोल्ट। ठीक, दिस कॉल्ड फैराड।
और को डिनोट करेंगे फेरेड से, एफ से। तो आपका कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होगी, फेरेड, और 1 फेरेड इज इक्वल टू होगा 1 कूलम अपॉन 1 वोल्ट। व्हाट इज 1 फेरेड? when 1 coulomb charge given to a conductor, then if increment in electric potential is 1 volt, then electric capacitance of this conductor called 1 farad। अर्थात यदि कंडक्टर को 1 कूलम चार्ज देने पर उसके पोटेंशियल में इंक्रीमेंट 1 वोल्ट हो तो उसकी कैपेसिटेंस कितनी होगी, 1 फेरेड। फेरेड इज द लार्ज यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। So some small units, millifarad, microfarad, nanofarad, picofarad, used for electrical capacitance. 1 millifarad means 10 की पावर -3 farad. 1 microfarad means 10 की पावर -6 farad. 1 nanofarad means 10 की पावर -9 farad. 1 picofarad means 10 की पावर -12 farad। तो इसका भी हम यूज करते हैं क्योंकि फेरेड एक बहुत बड़ी यूनिट है। उसके बाद इसका डायमेंशन फार्मूला देखें। डायमेंशन फार्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस इज इक्वल टू डायमेंशन फार्मूला अपॉन चार्ज अपॉन डायमेंशन फार्मूला अपॉन पोटेंशियल। और यदि आपको पोटेंशियल का याद नहीं हो तो V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q, उससे निकाल सकते हैं। तो ये हो जाएगा Q और ये हो जाएगा W अपॉन Q। ऊपर हो जाएगी Q का स्क्वायर तो Q की डायमेंशन का डबल अपॉन वर्क की, ये हो जाएगा T2 और A2 और ये हो गया आपका M1 L2 T-2। तो क्या की डायमेंशन, M-1 L-2 T4 A2। दिस इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। ठीक, तो आज हमने ये पढ़ा, सबसे पहले तो जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उसके बारे में पढ़ा कि उसका पोलराइजेशन क्या है, लीनियर आइसोट्रोपिक डाइलेक्ट्रिक मटेरियल क्या होते हैं, पोलराइजेशन वेक्टर क्या है, पोलराइजेशन वेक्टर P वेक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल होता है और जो प्रोपोर्शनलिटी का कांस्टेंट आता है उसको इलेक्ट्रिकल ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। वो मटेरियल की पोलरिटी का मेजरमेंट करती है, वो डायमेंशनलेस यूनिट है। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर पढ़ा, C इक्वल टू Q अपॉन V। ठीक, Q और V का ग्राफ है, उसका स्लोप कैपेसिटेंस को बताता है। इसकी ऐसा यूनिट फेरेड है और इसका डायमेंशन फॉर्मूला ये है। इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों।